सो हेलो एवरीवन। अब देखो, आप पॉलिटिक्स का नेचर तो जानते ही हो। अगर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स अपना बजट खराब करके ओल्ड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगी, लोगों को लोक लुभावन देंगी, पैसा खर्चा करेंगे, हेवी पेंशन देंगी लोगों को, कौन कौन सी गवर्नमेंट जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तो बीजेपी भी तो सोचेगी ना यार कि हमारा पॉलिटिकल क्यों यहाँ पर नुकसान हो। और ये भी सोचेंगे कि अच्छा, कश्मीर में इलेक्शन आ रहा है और कुछ स्टेट असेंबली में इलेक्शन आ रहे हैं, सो व्हाई नॉट वी आल्सो ट्राई टू अट्रैक्ट पीपल इन द सेम मैनर। क्योंकि जगह जगह पर प्रोटेस्ट इसी नाम के हो रहे हैं। आप देखो आज भी, व्हाई डू वी स्ट्राइव फॉर गवर्नमेंट जॉब? आप सब लोग क्यों गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इतना ज्यादा स्ट्राइव कर रहे हो? फॉर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी में पेंशन भी तो इंक्लूडेड है ना बॉस। जब आप सर्विस से रिटायर करोगे, आपको पता है आपको पेंशन मिलनी है, फैमिली को पेंशन मिलनी है। सो दैट्स देयर, एक फैक्टर होता ही है। अब गवर्नमेंट्स को तो अट्रैक्ट करना ही है ना, चाहे अपने फंड की कितनी भी यहाँ पर हालत टाइट हो जाए। यही कुछ यहां भी देखने को मिल रहा है जब यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है, अ मूव टुवर्ड्स यूपीएस। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप मान लो रिटायर करते हो 60 की एज पर, लेट्स सपोज, और आपकी लास्ट 12 मंथ्स की जो बेसिक पे होती है वो होती है लेट्स सपोज 1 लाख। तो इसका 50%, मतलब 50,000 आपको एक फिक्स्ड पेंशन अमाउंट मिलेगा। अगर आपने 25 साल सर्विस की है तो, अगर उससे कम की है तो धीरे धीरे अमाउंट कम होता जाएगा, ऑल दो स्टिल। क्योंकि आजकल देखो हो क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, जो 40, 45, 35 की एज पर लगे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर 10 साल की सर्विस नहीं भी हुई है तो भी एक सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ अश्योर्डनेस है कि हाँ भैया 10,000 पर महीने तो आपको पेंशन मिलेगी मिलेगी। बाय द वे 2025 से ये लागू हो जाएगा। और अगर एक रिटायरी बेचारा पास अवे हो जाता है तो उसकी फैमिली को 60% ऑफ पेंशन मिलेगी। यहाँ तक कि ये नहीं है, आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगी, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, हमारे न्यू पेंशन सिस्टम के पहले 1990s तक, कि भैया अगर महंगाई बढ़ रही है तो डियरनेस अलाउंस मिलता था। तो वैसे ही आपके लिए जो इंडस्ट्रियल वेज आपके लेबर होता है, उस हिसाब से जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, महंगाई कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, उस हिसाब से पेंशन भी बढ़ती जाएगी। मतलब प्लान ये है कि अपने खजाने खाली करो, क्योंकि एक पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है भैया, कौन किसको ज्यादा सबसे ज्यादा डोल्स प्रोवाइड करेगा, कौन लोगों की ये जो पेंशन की डिमांड है ना, ये जो पेंशन की यहाँ पर नीड है, उसको फुलफिल करेगा। सो दिस इज द सिनेरियो। अब आप देखो, ये ठीक उल्टा है जैसा पिछले 20 साल में हो रहा था। आखिर पिछले 20 साल में हुआ क्या? पहले हमारे यहाँ क्या था? ओल्ड पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम थी। इसमें क्या होता था, आपको यहाँ पर डिफाइंड बेनिफिट्स मिला करते थे। अगर आप रिटायर किए हो और आप 50,000 सैलरी ड्रॉ करते थे तो 25,000 तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसके अलावा डियरनेस अलाउंस। सो दिस विल बी द सिस्टम। लेकिन ये पूरा का पूरा पेंशन का खर्चा आता कहां से था? ये आता था भैया बजट से, मेरे और आपके जैसे लोगों के टैक्सेस से। अब आप खुद ही सोचो, ये पूरा सिस्टम चल रहा है ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पीरियड से। आप सोच रहे हो 1857 की म्यूटनी होती है, ब्रिटिशर्स सोचते हैं अब लोगों को ज्यादा ज्यादा रिटेन करके रखना है गवर्नमेंट सर्विस में। बॉस, ये जो रजवाड़े हैं इनको टाइटल्स देने हैं, बड़ी बड़ी हेवी हेवी पेंशन देनी है। तो यहाँ से ये पेंशन का सिस्टम लेके आते हैं जो पहले यूरोप में फंक्शनिंग चल रहा था इस टाइम पीरियड पर। और उसके बाद इनका 1924 का एक रॉयल कमीशन आता है लेबर का। रॉयल कमीशन रिकमेंड करता है कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी रहे रिटायरमेंट के टाइम पर, उसका 50% यहाँ पर पेंशन में दो। तब से सिस्टम चल रहा है बॉस, इंडिपेंडेंस के बाद हमने इनहेरिट कर दिया। अब आप देखो, ब्रिटिशर्स का तो यहाँ पर एक इनहेरेंट इनका एक बेनिफिट था ना, कि इनको अपने लॉयलिस्ट को फेवर करना था, इनको सर्विस वालों को ज्यादा फेवर करना था, इन्हीं की बेसिस पर ये लॉ एंड ऑर्डर चला रहे थे। अब आप बताओ, जब इंडिपेंडेंस होगा, जब हम ये सिस्टम इनहेरिट करेंगे, जब हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ेगी, तब क्या सेम सिस्टम आप मेंटेन कर पाओगे 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी पेंशन में? नहीं कर पाओगे बॉस। यही हो रहा था, बहुत लोड हो रहा था। सो दैट्स वाई ना, वाजपेयी जी के टाइम पे सडनली हमारी आंखें खुलती है एंड वी डिसाइड कि ये जो ओपीएस है ना, बहुत दिक्कत दे रहा है बॉस, करे क्या आखिर इसका? सो लेट्स हैव अ न्यू थिंग। तब एक ओएसिस प्रोजेक्ट चालू होता है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर वाजपेयी जी अर्ली 2000s में न्यू पेंशन स्कीम लाते हैं। मतलब आपके बेनिफिट्स डिफाइंड नहीं है। देखो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस डिफाइंड है, पहले कॉन्ट्रीब्यूट तो करो तभी तो आप पेंशन मांगोगे। क्या ये सरकारी बाबू की तरह बस 9 to 5 जॉब की, फिर पेंशन रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो गई रिटायरमेंट की, तभी तो लोग इतना सरकारी नौकरी करते थे। तो अब क्या होता है, 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, 14% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी,
और ये पूरा सिस्टम जाएगा, ये पूरा पैसा जाएगा एक फंड में। अब इस फंड से मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे, और यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा बेस्ड ऑन दैट ये डिसाइड होगा कि आखिर भैया आपको पेंशन कितनी मिलेगी। अब आप बताओ कौन सा सिस्टम बेटर है? कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, फिर गवर्नमेंट उस फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करेगी तो पैसे से पैसा बनेगा, मतलब यहाँ पर बजट के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ना, वी हैड टू रिफॉर्म द गवर्नेंस। लेकिन अब इससे हुआ क्या है, देखो स्टेट गवर्नमेंट्स ना बहुत सारी ऐसे बोल रही है कि इनको बड़ी दिक्कत आ रही थी यहाँ पर एनपीएस से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2007-8 के आसपास ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जब यूएस में लेहमान और ब्रदर्स कोलैप्स करते हैं। सो नाउ दिस डिप्रेशन इम्पैक्ट्स यूरोप ऑल्सो। ग्रीस वालों ने क्या किया था, यूएस से अपने भाई बंधुओं से बहुत सारा लोन लेकर रखा था और खूब उसको मजे से उड़ाया बहुत टाइम पीरियड तक। अच्छी अच्छी महंगी महंगी पेंशन दी लोगों को, सब्सिडीज दी, कुछ भी यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में नहीं रखा। बाद में क्या होता है, जब इनके ये भाई बंधु इनसे लोन वापस मांगते हैं तो बेचारे ये टेंशन में आ जाते हैं कि अब करे क्या। तब ये रियलाइज होता है कि इन्होंने कितनी ज्यादा हेवी पेंशन दे रखी थी, और अब वो पेंशन का अमाउंट कट होने लगता है जब ईयू इनके ऊपर ऑस्टेरिटी के मेजर्स पुट करता है। सो दैट इज देयर। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मान लो भगवान न करे कभी क्राइसिस हमारे यहाँ ऐसा आ जाता है, तो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने अपने पेंशन वाले फंड से वो तो डूब जाएगा, तो उसका पैसा कैसे मिलेगा? यही कुछ यहाँ पे है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स क्या बोल रही है, देखो स्टेट्स बोलती हैं कि दिस इज नथिंग बट अ डस्टबिन, ये जो आप फंड बना रहे हो, स्पेशली ऑपोजिशन रूल स्टेट्स। क्यों? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, डूब भी सकता है, फिर एम्प्लॉयज हमारे माथे आएंगे, हमारे एम्प्लॉयज तो स्पेशली हमारे माथे आएंगे ना, दैट्स देयर। तो न्यू पेंशन सिस्टम की काफी ज्यादा बुराई भी हो रही थी, ऑल्दो वाजपेयी जी ने इसको इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से किया था। वी ऑल नो वाजपेयी जी बीइंग अ विजनरी पर्सन, इन्होंने पता है क्या किया, सबसे पहले एनपीएस इंट्रोड्यूस किया और बोला कि जो गजेटेड ऑफिसर्स है गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में, उनके लिए सबसे पहले लागू कर दो। उनके ऊपर जब ये चीज आएगी उनके सर पर, तो ये इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, फिर बाकी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इसको लागू कर देना। फिर ये सारे के लिए एम्प्लॉय हुई, बाद में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन हुई। तो आज के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ भी कंट्रीब्यूट किए गवर्नमेंट पेंशन खा सकते हो, 10% आपको अपने कॉर्पस से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और ये अमाउंट जो है वेरी करता है गवर्नमेंट का, कभी 14 होता है, कभी एज सच फैक्चुअल डिटेल्स वेरी करती है। सो दैट्स देयर। अब यूपीएस इसी मार्केट रिस्क को मिटिगेट करना चाहता था और लोगों को अश्योरेंस देना चाहता है आज के टाइम पीरियड में कि देखो चाहे क्राइसिस हो ना आए, चाहे जो भी हो रिस्क हो, लेकिन आपको यहाँ पर आपका पैसा जरूर मिल जाएगा। और एनीवेज आप जानते ही हो, अब लोग यहाँ पर अगर लोग ही डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमको पेंशन दो, तो क्या कर सकते हैं? एक डेटा मैं आपको बताती हूँ, यूएस अपना 5% के आसपास यहाँ पर अपनी पूरी इकोनॉमी का 5% के आसपास पेंशन में देता है। सेम यूरोप के लिए भी है, बहुत सारी कंट्रीज यूरोप की इससे कहीं ज्यादा देती है पेंशन में, और सोशल सिक्योरिटी में यूरोप एनीवेज काफी आगे। इंडिया में ये परसेंटेज नंबर वाइज खाली 2 से 3% है, मतलब हम पेंशन में थोड़ा कम अमाउंट दे रहे हैं। तो फिर फिजिकल प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? देखो बहुत से लोग इसमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एमपीज एमएलए इनको ढेर सारी पेंशन देते हो, कोई 5 साल के लिए एमपी बन गया उसको जीवन भर पेंशन दे रहे हो, उसकी पेंशन काटो ना, कॉमन इंसान की पेंशन काट के क्या करोगे? ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर फिजिकल कंसोलिडेशन करना है, अच्छे से फिजिकल एफिशिएंसी इंश्योर करनी है, तो एक काम करो ना दोस्त, ये जो इतने सारे लोन माफी दे देते हो, यहाँ पर इतना सारा लोन में एनपीएस क्रिएट हो जाते हैं, कॉर्पोरेट्स को इतना सारा दे देते हो, यहाँ क्यों नहीं आप कंट्रोल करते? दैट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। फिजिकल एफिशिएंसी इंश्योर करनी है तो कहीं ना कहीं ऐसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो भी टू बी थॉट ऑफ इन द वे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है बॉस। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पेंशन ऐसे ही लुटाते रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। आप ये डेटा ही देख लो, यहाँ पर करोड़ में डेटा दे रखा है कि कितना हमारी पेंशन लाइबिलिटीज बढ़ रही है, और स्टेट की आप देखो यहाँ पर पेंशन लाइबिलिटीज बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल रेट्स पर बढ़ी है। एक टाइम पीरियड था 1990s में, सेंटर और स्टेट दोनों की लाइबिलिटीज बराबर थी, अब आप देखो कितना ज्यादा गैप है, स्टेट की लाइबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ गई, एम्प्लॉयज की जरूरत बढ़ती है। सो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। ठीक है इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन कितना ज्यादा खर्चा आएगा देखो, 800 करोड़ तो अरियर सेटअप करने में आ जाएगा। जो बेचारा एनपीएस के थ्रू आया उसके पास ऑप्शन है कि आप यूपीएस में आप शिफ्ट हो सकते हो, अगर आप 2004 के बाद आपकी हायरिंग हुई है गवर्नमेंट, दैट्स देयर। तो ये एक फिजिकल एक और बर्डन इंक्रीज होगा। अब आप देखो कॉस्ट कितनी ज्यादा लग रही है इसकी। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर टू बी थॉट ऑफ। मेरे ख्याल से अगर आपको रिफॉर्म्स पूछने हैं कि आगे क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं, सो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फर्दर इन द क्राइटेरियाज विच आर टू बी सेटअप। सेकेंड थिंग इज कि ठीक है यहाँ पर डिफाइंड बेनिफिट्स का फिर से हम सिस्टम ला रहे हैं, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का हैंडलिंग है, जो भी पेंशन के फंड्स हैं
वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए क्राइटेरियाज प्रॉपरली सेट होने चाहिए। जो वैल्यू है, वैल्यू क्रिएशन कैसे करना है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसे से पैसे बनता है, लेकिन कैसे बनाना है पैसे से पैसा, दैट हैज टू बी थॉट ऑफ। दिस इज देयर। लास्ट इज कि प्राइवेट सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को और ज्यादा इंप्रूव करना, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, ये बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, लाखों एम्प्लॉयज को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ना प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है? ये जो अटल पेंशन योजना है और ये जो छोटी छोटी स्कीम्स हैं आपके, मानधन योजना, इनको और ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर रैंप अप करो ना, तभी तो काम बनेगा। सोशल सिक्योरिटी की जरूरत सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को थोड़ा है, सबको है। सो दिस हैज टू बी थॉट ऑफ, एंड दिस इज माई टेक ऑन दिस एंटायर वीडियो। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हो तो वी आर ऑफलाइन ऑल्सो। आप देख ही सकते हो, बैचेस जल्दी स्टार्ट हो रही हैं। दिस इज द इंग्लिश मीडियम बैच जो करोल बाग में चलती है। आप देख ही रहे हो, बहुत ही उम्दा लेवल के यहाँ पर फैकल्टीज हैं। अलॉन्ग विद दैट हिंदी मीडियम की बैच है, मुखर्जी नगर से चलती है विद हेवी डिस्काउंट। अगेन डेट्स आर कमिंग सून। और प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बैच। इन सबकी एक खास स्पेशलिटी इन कोर्सेज की, आपको यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल पर पूरा प्रिपेयर करा जाएगा विद सी सैट, ऐसे राइटिंग क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास। टेस्ट आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, बोथ फुल लेंथ एज वेल एज सेक्शनल टेस्ट। और ये दोनों के लिए होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, बिकॉज दिस इज वन थिंग विच कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन योर प्रिपरेशन। बाकी जब भी कोई डाउट हो, मेंटर्स से कुछ पूछ सकते हो, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। तो इन सारे कोर्सेज के बारे में आपको इंक्वायर करना हो, जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इंक्वायर कर सकते हो। फर्दर जो अनअकैडमी ऐप है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि उससे भी आपको फायदा होगा। कंटेंट मिल जाएगा, करंट की चीजें मिल जाएंगी, अपडेट्स मिल जाएंगे बहुत सारी। सो अगैन उसका भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो प्रोवाइडेड है, तो वहाँ क्लिक कर सकते हो। इनफैक्ट आपको अगर और यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में जानना हो, इन जनरल भी काउंसलिंग वगैरह चाहिए, तो आप किसी भी टाइम पर हमारे किसी भी सेंटर को विजिट कर सकते हो, करोल बाग वाले, मुखर्जी नगर, प्रयागराज। तो आपको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग भी मिल जाएगी। यू कैन कम विथ योर पेरेंट्स। तो चलिए, इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।